वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ STS 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STS 630 की नई शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 9 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड एथिकल इशू। दो मेन चीज़ें हैं कि कैसे किया जाए लिटरेचर रिव्यू और एथिकल कंसिड्रेशन, यानी कि कुछ अखलाकियात होती हैं जो कि रिसर्चर्स को लाजमी तौर पर जहन में रखना होती हैं। डिफाइन एंड रिफाइन और टॉपिक स्टार्ट किया जाए। रिसर्च टॉपिक को डिफाइन और रिफाइन करते हुए हैव अ गुड आइडिया ऑफ योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, सम क्लियर रिसर्च क्वेश्चन टू गाइड परस्यूट ऑफ रिलेवेंट मटेरियल, क्राइम इज टू ब्रॉड, नैरो इट टू टाइप ऑफ क्राइम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्राइम रिव्यू में हेल्प रीफोकसिंग। एक ब्रॉड टॉपिक जैसे कि क्राइम है, अभी एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि अब क्राइम है तो किस तरह का क्राइम है, कौन इसलिए एक बहुत ज़्यादा जनरलाइज और एक इंतहाई ब्रॉड किस्म का है। तो नैरो किया जाए उसको उसको स्पेसिफिक किया जाए, जैसे कि टाइप ऑफ क्राइम हो गया या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्राइम हो गया। तो इस तरीके से उसको स्पेसिफाई किया जाए, उसको थोड़ा जो है वो बताया, एक हमें पता चल सके कि किसके बारे में बात हो रही है। अब क्राइम की हम बात करें तो किस तरह का क्राइम है, तो इस तरीके से, या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ किस तरीके से क्राइम जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये जो है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में रिलेवेंट लिटरेचर और फ्रेम करने में प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चंस। डिज़ाइन और रिसर्च डिज़ाइन करना जो है सर्च स्ट्रेटजी, उसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं। सेट पैरामीटर ऑफ योर रिसर्च, टाइप ऑफ रिव्यू, हाउ एक्सटेंसिव, हाउ टू रिकॉर्ड द बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस, बिगिन अ फाइल फोल्डर और कंप्यूटर फाइल। जब डिज़ाइन करते हैं सर्च स्ट्रेटजी, उसमें शामिल ये होता है कि डिसाइड करें स्कोप आपके रिव्यू का, टाइप्स जो है सोर्सेज की जिसको आप इंक्लूड करेंगे, और कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगे आपकी फाइंडिंग को, यूज़ करना और फोल्डर्स या फिर डिजिटल फाइल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस सिस्टमैटिकली। उसके बाद है कि लोकेट रिसर्च रिपोर्ट्स, articles in scholarly journals. Locate the relevant articles is difficult. Many academic fields have abstract or indexes for scholarly literature. Look in reference section of library, also available on computer. फाइंड करना रिसर्च रिपोर्ट जो है वो चैलेंजिंग भी हो सकता है। यूज़ करें स्कॉलरली जर्नल, एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सेस जो है अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरीज़ में या फिर जो ऑनलाइन डेटाबेसेस होती है, ताकि लोकेट किया जाए पर्टिनेंट आर्टिकल्स को। कंप्यूटराइज लिटरेचर सर्च भी होती है और जो कि एफिशिएंट भी है। रिसर्चर्स ऑर्गेनाइज कंप्यूटराइज रिसर्च बाय ऑथर, बाय आर्टिकल टाइटल, बाय सब्जेक्ट और बाय कीवर्ड इंपॉर्टेंट टर्म फॉर टॉपिक दैट इज likely to be found in the title, and use 6 to 8 keyword in most computer based searches and use several synonyms. अब ये एफिशिएंट होती है कंप्यूटराइज जो लिटरेचर सर्च होती है, और यूज़ किया जाए कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। कीवर्ड्स वो होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टाइटल वगैरह के अंदर भी जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये वही वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। और सिनोनिम्स जो कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं आपके टॉपिक से, ताकि फाइंड किया जा सके। रिलेवेंट आर्टिकल्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, सर्चेस को किया जाता है, सर्चेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं ऑथर के ज़रिए और टाइटल के ज़रिए, आर्टिकल टाइटल हो गया, सब्जेक्ट के ज़रिए या फिर कीवर्ड के लिए भी, ताकि बेटर रिजल्ट जो है वो मिल सके। और अगर हम दूसरे मटेरियल्स को देखें तो स्कॉलरली बुक्स हैव to use catalog, dissertation, a publication called dissertation, abstract international or government documents, section in library, policy reports and presented papers difficult to locate, may be part of some bibliographic graphics of published studies or abstract or indexes. जर्नल आर्टिकल्स के अलावा दूसरे सोर्सेज हैं। अब जो दूसरे सोर्सेज में स्कॉलरली बुक्स आ जाती हैं, डिसर्टेशंस वगैरह आ जाती हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और पब्लिक रिपोर्ट्स वगैरह भी आ जाती हैं। ये मुश्किल तो हो सकता है इनको लोकेट करना, लेकिन ये प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स भी। ना व्हाट टू रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड क्या किया जाए। राइट डाउन ऑल डिटेल ऑफ द रेफरेंसेस, फुल नेम ऑफ द ऑथर्स, टाइटल्स, journal names, year, volume, issue, pages. Same about book and other publication. Follow some standard format like APA और ASA style. तो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं रेफरेंसेस और शामिल है कंप्यूटर डिटेल्स, शामिल करें उसमें कंप्लीट डिटेल, जैसे कि ऑथर का नाम हो गया, टाइटल हो गया, पब्लिकेशन का ईयर हो गया जिस साल उसको छापा गया है, जर्नल नेम हो गया, वॉल्यूम हो गया, इशू हो गया, पेज नंबर हो गए, ये तमाम चीज़ें। और एक स्टैंडर्ड साइटेशन का स्टाइल ज़रूरी है, जैसे कि
स्टाइल होते हैं, इनमें से कोई एक का इस्तेमाल किया जाए। और जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस होते हैं उनके लिए यूआरएल और एक्सेस डेटा का इस्तेमाल किया जाए, जो यूआरएल वगैरह है उसका भी इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो वेब एड्रेस वगैरह इस तरह का, इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा जो ऑनलाइन जो सोर्सेज होते हैं उनके लिए। अच्छा, अब ये कि राइट द रिव्यू, रीड क्रिटिकली, skepticism is the norm of science, don't accept simply because it is published, evaluate, see whether introduction and title fit with the rest of the article, methods and results sections are the most critical। सो एक लिटरेचर रिव्यू लिखना के लिए क्रिटिकल रीडिंग रिक्वायर होती है, ना सिर्फ रीडिंग बल्कि क्रिटिकली रीड किया जाए, एवेल्यूएट किया जाए, रिलेवेंस और क्वालिटी जो है हर सोर्स की रिलेवेंसी भी देखी जाए और क्वालिटी भी देखी जाए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती बल्कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। और फोकस रहा जाए मेथड्स के ऊपर और रिजल्ट सेक्शन, ताकि फाइंड किया जाए वैलिडिटी जो है फाइंडिंग की, ये भी चीज़ देखी जाए कि टाइटल जो है वो फिट होता है बाकी पूरे आर्टिकल के साथ के टाइटल, यानी कि टाइटल कुछ और है और आर्टिकल कुछ और है, तो ये भी चीज़ देखी जाएगी। और जो मेथड्स और रिजल्ट सेक्शन होता है ये मोस्ट क्रिटिकल होता है असेस करने के लिए, फाइंडिंग जो है वैलिडिटी जो है फाइंडिंग्स की। उसके बाद ये कि हाउ रिव्यू विल लुक लाइक, कैसा दिखेगा। Listing series of reports with a summary of each is not a review. It reads a set of notes strung together, organize common findings or arguments together, address the most important ideas first, to logically link findings and to note discrepancies. So एक good अच्छा जो literature review है synthesize करता है finding, ना के listing को करना उनको, और ग्रुप करें सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स और फाइंडिंग, हाईलाइट करें की आइडियाज़ और डिस्कस करें डिस्क्रिपेंसीज, ताकि प्रोवाइड करें कोहेरेंट जो है वो नैरेटिव। नाउ द प्लेजरिज्म, अब प्लेजरिज्म जो एक बहुत ही चीज़ बन जाती है, यानी कि किसी की एक तरह से चोरी किया जाए, चोरी करना। इन पब्लिकेशंस, presentations, writing, the researcher explicitly identify, credit, and reference the author when they take data or material verbatim from another person's written work. Whether it is published, unpublished, or electronically available, do not present other works as their own work. इवन द आइडिया हैज़ टू बी एक्नॉलेज। तो अब प्लेजरिज्म में ये कि किसी का वर्क चोरी नहीं कर सकते, और अगर हम कॉपी करना पड़ रहा है किसी भी वजह से, अगर हम उसको कोट कर रहे हैं, तो हमेशा जो है वो क्या किया जाए, क्रेडिट दिया जाए ओरिजिनल ऑथर को, बताया जाए कि ये यहाँ से हमने लिया है। जब भी किसी का वर्क को हम कॉपी करें तो मतलब उनको अगर हम क्रेडिट देंगे ऑथर को, तो फिर वो चोरी करने में नहीं आएगा, क्योंकि फिर हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं और एक प्रॉपर तरीके से उसको कोट किया जाए, एक्चुअली कोट किया जाता है। और चाहे ये पब्लिश है या अनपब्लिश है या ऑनलाइन है, कहीं पर भी है, तो ऑथर को अगर क्रेडिट दिया जाएगा तो वहाँ पर वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि ऑथर को और एक प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, और इवन के आइडियाज़ को भी प्रॉपरली तौर पर एक्नॉलेज जो है वो किया जाए। सो एथिकल इश्यूज इन रिसर्च, कुछ एथिकल इश्यूज हैं, अखलाकियात है जब रिसर्च की जाती है। So management listening to the union members' conversation in cafeteria through hidden devices. Is there a moral question involved? Research discards damaging information about an organization. Is this proper? Questions are the philosophical, एथिकल डायलेमा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है रिसर्च के अंदर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गैर अखलाकी, उनको तसव्वुर किया जा सकता है और हम सोच सकते हैं कि ये गैर अखलाकी है, और एक चीज़ ऐसी भी है कि किसी एक को गैर अखलाकी नहीं लग रही लेकिन दूसरे के लिए वो गैर अखलाकी भी हो सकती है। इसी तरह से अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने यूनियन मेंबर्स की कन्वर्जेशन जो है वो कैफेटेरिया में सुन रही है, कोई भी हिडन डिवाइस लगाई हुई है, कोई कैमरा या कोई उन्होंने माइक्रोफोन वगैरह लगाया हुआ है या कुछ भी और डिवाइस उन्होंने लगाई हुई है, उसके ज़रिए वो सुन रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि वो इस तरह की जो कन्वर्सेशन वो सुन रहे हैं हिडन डिवाइस के ज़रिए, तो ये भी कोई मॉरल है या नहीं, ये भी कोई गैर अखलाकी चीज़ हो सकती है, क्योंकि किसी सीक्रेटली तौर पे सुन रही है, उनको नहीं पता। और लगा हुआ भी कहीं कैफेटेरिया के अंदर, जहाँ पर लोग कैजुअल एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। और क्या रिसर्चर्स को ओमिट कर देना चाहिए जो डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन है,
और ये क्या प्रॉपर चीज़ है। तो ये कुछ इस तरह के फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चन जो है वो आते हैं सामने जब एथिकल इश्यूज़ की बात करें। तो अब एथिकल इश्यूज़ को अगर हम और देखें, सो फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस, नो एग्रीमेंट, societal norms determine what is right and what is wrong, code of behavior determine what ought to be done। अब एथिकल स्टैंडर्ड का ये भी एक चीज़ है कि ये वैरी करते हैं सोसाइटीज़ टू सोसाइटीज़। एक सोसाइटी में अगर एक चीज़ को अखलाकियात समझा जा रहा है तो दूसरी सोसाइटी में वही चीज़ गैर अखलाकी समझी जाती है, ये भी होता है। तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें सारे लोग एग्री कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और फिर ये है कि सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, उनसे हमें पता चलता है, कल्चरल नॉर्म, सोसाइटल नॉर्म से, कि क्या सही और क्या गलत है, सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, अखलाकियात किस तरह की एक्सेप्टेबल है और किस चीज़ को गैर अखलाकी समझा जाएगा। और कोड ऑफ बिहेवियर जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या होना चाहिए। तो कोड ऑफ बिहेवियर गाइड करता है रिसर्चर्स को एथिकल डिसीजन लेने में। So ethical decision behavior pervades each step of the research process: data collection, data analysis, reporting and dissemination of information। ethical behavior जो है वो essential है थ्रू आउट। अगर हम रिसर्च प्रोसेस देखें, डेटा कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग और डिसेमिनेशन तक, रिसर्चर्स को लाजमी तौर पर मेंटेन करना चाहिए इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी भी। नाउ द राइट्स टू रिस्पोंडेंट्स, द राइट टू द इन्फॉर्म्ड when informed consent, the writing, the expressed or implied acknowledgement, waiving an individual's right to privacy when he or she agrees to participate in study, the obligation to be truthful, privacy and deception। सो पार्टिसिपेंट्स के पास जो है वो राइट्स है, उसमें ये भी है कि इन्फॉर्म कंसेंट का होना, उनकी प्राइवेसी होना और किसी भी तरह के धोखे से उनका उनको प्रोटेक्शन मिलना, कि किसी भी तरह का उनको कोई धोखा ना हो। रिसर्चर्स को इंश्योर करना चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स पूरे के पूरे अवेयर हैं जो स्टडी की जा रही है और वॉलंटरीली तौर पर एग्री कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए। उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको धमकाया जा रहा है या उनसे ज़बरदस्ती की जा रही है, ऐसा नहीं है। नाउ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिसर्चर्स, अब रिसर्चर्स की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ जिम्मेदारियां वगैरह है। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज रिसर्च नॉट, डू नॉट मिस रिप्रेजेंट। पहली चीज़ तो है कि जो रिसर्च का पर्पस है वो रिसर्च करना ही है, मिस रिप्रेजेंट करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी होती है, आल्सो नो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, कुछ किसी भी तरह से मिस इंटरप्रेट ना किया, मिस रिप्रेजेंट ना किया जाए जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड क्लाइंट, प्रोटेक्ट किया जाए जो राइट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए और जो सब्जेक्ट और क्लाइंट के लिए। सो रिसर्चर्स की ऑब्लिगेशन है कि वो करें ऑब्जेक्टिव रिसर्च, रिपोर्ट फाइंडिंग ट्रुथफुली, सच्चाई के साथ करेंगे, उसमें झूठ शामिल नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी जो पार्टिसिपेंट्स की है और क्लाइंट्स की, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।